हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं सभी लोग? हाउ इज एवरीवन? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? यस। कितने लोगों का आज एग्जाम है? जितने लोगों का एग्जाम है मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड बहुत बहुत अच्छा एग्जाम आप सभी का होगा। हमने बहुत मेहनत की है एग्जामिनेशन के लिए। जो सब कुछ एग्जाम में आ सकता था सारे पैटर्न्स किए हैं। तो कुछ भी नया नहीं मिलने वाला आज के एग्जाम में, है ना? बस जितनी आप मेहनत की है उसको शो करने का टाइम आ चुका है। तो आई नो यू विल डू वंडर्स। चलो, अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस करेंगे, क्योंकि आई वांटेड कि जो मॉक टेस्ट हमने किए थे उनमें से जिन जिन के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस बचे हुए थे एक बार रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर लें, क्योंकि यही वाला टॉपिक है जो अभी हमने थोड़ा सा कम किया था मॉक टेस्ट में। तो लेट्स सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस टुडे। इससे क्या होगा, हमारी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएंगी और थोड़ी थोड़ी वोकेबलरी के क्वेश्चंस भी इसमें एडेड है। तो वर्ड्स के मीनिंग्स भी मैं आपको बताते हुए चलूंगी जो जो आरसी में आएंगे। तो बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड। प्लीज हेल्प me learn and understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए स्टार्ट करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दिस इज द फर्स्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑन योर स्क्रीन। सभी को दिख रहा है? कल भी आपके एग्जाम में या आज जिन जिन बच्चों का एग्जाम है ऐसे ही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएंगे। तो सबसे पहले तो लॉन्ग आरसी है। तो जब भी हमको लॉन्ग आरसी दिया होता है सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो वही हमने किया, हमने क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट किया। अब जब हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, जहां जहां हमें वोकैब का क्वेश्चन मिल रहा है, जहां जहां हमें फिलर का क्वेश्चन मिल रहा है, सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है। इज द फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल टू एवरीवन? चलो, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और कोशिश करो आंसर देने की कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आ सकता है। आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है। ट्राई इट आउट एवरीवन। सभी लोग ट्राई करेंगे। पढ़िए बहुत ध्यान से और आंसर बताइए। टोन से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। टोन से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी इस क्वेश्चन को करने में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन सा वर्ड आएगा। दो मिशंस जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किए 5 महीनों में, जब से उसकी सक्सेस हुई है, ये मिशंस दोनों ही साइंटिफिक थे। एक तो आदित्य L1 था सन को स्टडी करने के लिए, और एक एक्सपोसैट था पोलराइज्ड एक्सरेज को स्टडी करने के लिए। जो एक्सरेज क्या है? जो फैली है, जो उस पूरे के पूरे एरिया में क्या हुई है? फैली हुई है। चलो, तो पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डिफ्लेटेड। डिफ्लेटेड का तो मतलब क्या होता है? दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है इन्फ्लेट और एक होता है डिफ्लेट। इन्फ्लेट मीन्स किसी के अंदर हवा भर देना, डिफ्लेट मीन्स किसी के अंदर से हवा खत्म कर देना। तो डिफ्लेट तो नहीं हो सकता। चलो, एमिटेड, जो उस फिनोमिना में एक्सरेज एमिटेड है। एमिटेड का मीनिंग क्या है? किसी के द्वारा रिलीज की गई है, इसका मतलब फैलाई गई है। चलो, एमिटेड हो सकता है। डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज की कमी जो है। ही इज डिप्राइव्ड ऑफ इट, इसका मतलब क्या है? उसे उस चीज की कमी है। तो डिप्राइव्ड का भी सेंस नहीं हो सकता। तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी, ओनली बी। तो वो एक्सरेज जो एमिटेड हैं, जो फैली हुई हैं उस पूरे के पूरे फेनोमेनन में, उनको स्टडी किया जाएगा। कोई परेशानी किसी को भी? लिख दो मीनिंग्स। डिफ्लेट का मीनिंग क्या लिखेंगे? एम्प्टीड द एयर, किसी चीज से क्या कर दिया गया है? हवा निकाल दी गई है, एम्प्टी कर दी गई है। एमिटेड का मीनिंग क्या हो गया? स्प्रेड हो गया।
डिप्राइव्ड है कोई चीज, मतलब उसके अंदर उस चीज की कमी है, लैक ऑफ समथिंग। चलो अगला कीवर्ड्स देख लो। एक्सपोसैट का प्राइमरी फोकस करना है। चलो एमिटेड के आगे बेटा फ्रॉम तब आता है जब आगे दे रखा हो उस चीज से निकला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एमिटेड फ्रॉम द सन, आगे दे ही नहीं रखा किस चीज से निकला है। आप लोग ना प्रेपोजिशन में गलती करते हो, मैं आपको बताते हैं हम क्या गलती करते हो। आप लोगों ने जैसे रट लेते हो, जैसे आप लोगों ने रट लिया कि प्रेफर के आगे टू आता है ना। तो आपने देखा कि प्रेफर के आगे तो टू आता है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई प्रिफर टी इन द मॉर्निंग बिकॉज, और ऐसे करके मैंने पूरा सेंटेंस बनाया। आपने क्या रटा हुआ था कि प्रेफर के आगे तो टू आता है, तो आप क्या बोलोगे कि मैम ये इन गलत है, यहाँ पे टू कर दो। प्रेफर के आगे टू आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन उसके आगे उसका नाउन भी तो होना चाहिए कि मैं टी को किस चीज के ऊपर प्रेफर करती हूँ। हाँ, अगर यहाँ पे कॉफी लिखा होता तो टू डेफिनेटली आता कि आई प्रेफर टी टू कॉफी। तो हमेशा प्रेपोजिशन तब आता है किसी का जब उसका ऑब्जेक्ट आगे होता है। तो एमिटेड के आगे फ्रॉम कब आता है? जब लिखा होता है किस चीज से एमिट हो रही है वो लाइट। तो प्रेपोजिशन रटने से काम नहीं चलता, प्रेपोजिशन हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के साथ ही आएगा। अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो प्रेपोजिशन भी नहीं है। क्या ये बात समझ में आई सभी को? एवरीवन? चलो अगला क्वेश्चन, कीवर्ड्स मार्क कीजिए। एक्सपोसेट अलग कैसे है? चलो कौन सी चीज है जो एक्सपोसेट को अलग करती है, राइट। अगले क्वेश्चन का कीवर्ड, फोर्थ स्टेज की इंपॉर्टेंस क्या है? नेक्स्ट, इन दोनों मिशंस के बीच में बैलेंस के बारे में पैसेज क्या सजेस्ट करता है? नेक्स्ट, ये मिशन क्या रिप्रेजेंट करता है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। वो कैब वाले क्वेश्चंस वहीं के वहीं आंसर देने हैं आपको। स्क्यू, साइंस टेक्नोलॉजी का जो स्क्यू है, स्क्यू का मीनिंग क्या होता है? ये वर्ड हमने बहुत बार पढ़ा है। ये जो डेटा है ये स्क्यूड है, इसका मतलब क्या है? एक तरफा है। तो ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी का स्क्यू है, इसका मतलब क्या है कि चीजें ये जो एक तरफा है, मतलब चीजों में क्या है? पार्शियलिटी है, बायस्ड है। चलो, कोर्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है? खड़खड़ा होता है ना, रफ चीज जो होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोर्स, समथिंग विच इज रफ। बायस्ड मीन्स स्क्यू, मीन्स वन साइडेड होना, क्वालिटी ऑफ बीइंग वन साइडेड। ये वन साइडेड तो एडजेक्टिव है, इसका नाउन फॉर्म। फिलिप, एनकरेजमेंट, किसी चीज को आपने मोटिवेशन दिया, एनकरेजमेंट दिया, तो आपने क्या दिया? फिलिप दिया। तो आंसर इज व्हाट? ओनली बी। चलो अब आ जाते हैं स्किमिंग पे। सभी लोगों को स्किमिंग करनी है ना? पहले आप स्किम करेंगे फिर मैं समझाऊंगी, बट पहले आप लोग स्किम करेंगे। 30 सेकेंड्स का टाइम है, स्किम इट एवरीवन। और मुझे मेन आइडिया बताएंगे, क्या है मेन आइडिया? एवरीवन टेल मी द मेन आइडिया।
हाँ जी, कैसे स्किमिंग की? जिन लोगों को स्किमिंग नहीं आती ध्यान से देखो, जब भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा कैसे स्किमिंग करोगे। 2 मिशंस हैं इसरो ने लॉन्च किए हैं 5 महीनों में, जब से इसका चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ है। दोनों मिशन साइंटिफिक है। आदित्य L1 सन को स्टडी करने के लिए और एक्सपोसैट एक्सरेज को स्टडी करने के लिए। इसरो ने एक्सपोसैट लॉन्च किया 2 पार्ट के मिशन में। एक लॉन्च व्हीकल पे C-58 फ्लाइट पे लॉन्च किया। जो टाइमिंग थी वो एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन ये बात अच्छी है कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल मिशंस का जो रेशो है वो हमेशा टेक्नोलॉजिकल मिशंस की तरफ जाता है, लेकिन इस बार इसरो ने साइंटिफिक मिशंस लॉन्च किए। जो साइंस ओरिएंटेड मिशंस हैं वो अपने आप में एकदम ही अलग होते हैं। एक्सपोसैट सिर्फ और सिर्फ दूसरा ही ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो एक्सरे पोलराइजेशन को पढ़ेगा, और इसकी एक्सरे जो हायर एक्सरे एनर्जीज पे पढ़ने वाला है। तो जब हमने इस पूरे पैराग्राफ को स्किम किया, हमें मेन आइडिया क्या समझ में आया कि हमारे इसरो ने सबसे पहला तो एक चंद्रयान 3 लॉन्च किया था मून के ऊपर। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बड़ी न्यूज़ थी। उसके बाद 2 मिशन लॉन्च कर दिए 5 महीनों के अंदर। पहला मिशन लॉन्च किया आदित्य L1 और दूसरा मिशन लॉन्च किया एक्सपोसैट। ये दोनों के दोनों मिशन साइंटिफिक मिशन हैं। जनरली जो इसरो होता है वो टेक्नोलॉजिकल मिशन लॉन्च करता है, लेकिन इस बार इसने दोनों साइंटिफिक मिशन लॉन्च किया और ये बात बहुत अच्छी है। एक्सपोसैट जो है दूसरा ही मिशन है जो एक्सरे को लॉन्च रीड करेगा। पहला मिशन नासा ने लॉन्च किया था, दूसरा एक्सपोसैट हुआ है। चलिए आगे स्किमिंग करेंगे सभी लोग। स्किम इट एवरीवन, 30 सेकेंड्स अगेन। कर ली स्किमिंग सभी ने? चलो क्या लिखा हुआ है? दूसरा नासा का ये वाला एक्सप्लोरर है। इसका जो पेलोड है जिसको रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया, ये एक्सरेज को ट्रैक करेगा। ये जो पेलोड है, यहाँ पे हमें कोई कीवर्ड नहीं मिल रहा है ना, तो हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। आपने देखा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था कि कितना पेलोड है, कौन सा इंस्टीट्यूट है। तो जब भी आपको कीवर्ड नहीं मिल रहा हो ना, आप जल्दी जल्दी रीड करो, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में टाइम बहुत कम होता है। ये सब बताएंगे एक्सरे सोर्सेज के बारे में, और फिर ये दिखाता है कि जो इसरो है इसकी प्रायोरिटीज अलग हैं। एक और सेकेंड पार्ट भी है इस मिशन का। 4th स्टेज ने अपने आप को इस ऑर्बिट में लेके आई, और ये एक बहुत ही रूडिमेंट्री बेसिक सैटेलाइट बन गई। जहाँ कीवर्ड नहीं मिल रहा उसको बहुत जल्दी स्किम कर दो, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। चलो लास्ट पैराग्राफ स्किम करेंगे, 30 सेकेंड्स अगेन। आगे 10 पेलोड्स उसने कैरी किए। ये रेडियो पेलोड है, इसके द्वारा दिए गए हैं। LBS के द्वारा कुछ दिया गया है। फिर ये एक रेडिएशन शील्ड है। ये सारी चीज़ें हैं, ये इसरो के सेंटर से आई हैं। तीसरी बार है कि इसरो ने इस तरीके से ऑपरेट किया है। ये जो मिशन है ये सारे लोगों की चीज़ों, सब लोगों की बहुत उम्मीदें हैं इस मिशन पे। ये एक इसरो का एक पूरा का पूरा क्या है, डिमांड्स को बताता है। इसरो एक ऐसे टाइम में चल रहा है जहाँ पे हमें एक लूनर स्टेशन तो बनाना ही पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा हर किसी की नॉलेज से। तो अभी हमने क्या किया, ऊपर ऊपर से स्किमिंग की है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक एक करके क्वेश्चंस को रीड करें। तो फर्स्ट हमने कर लिया है। जो बच्चे कह रहे हैं मैम व्हाट अबाउट 2024 एस्पिरेंट्स, बेटा 2024 एस्पिरेंट्स के लिए ही अब नया बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे से, क्योंकि SBI क्लर्क का एग्जामिनेशन था, इसलिए अभी मेरा पूरा फोकस SBI क्लर्क पे था। अब हम मंडे से सारी चीज़ों को स्टार्ट करेंगे फिर से, डोंट वरी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, एक्सपोसैट का मिशन क्या है? आराम से बता दोगे, सबका सही निकलना चाहिए। एक्सपोसैट का मिशन क्या है? बाहर कौन कौन सी जिंदगियां हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स, कहा बाहर कौन कौन सी जिंदगियां हैं? नहीं। स्पेस के जो डेब्रिस है, मलबा जो है स्पेस का, उसको स्टडी करना? नहीं।
हाँ, एक्सरेज को स्टडी करना है, बिल्कुल सही बात है। बहुत ही बढ़िया प्रोपल्शन सिस्टम बनाना। प्रोपल्शन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि रॉकेट्स को जो आगे रॉकेट्स को स्पीड से स्पेस में डाल सके, नहीं। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर बनाना, नहीं। तो आंसर इज व्हाट, सी। समझ में आया कि पैसेज को हमने बहुत गहराइयों में रीड नहीं किया, हमने पैसेज को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था उतना। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए, फिर भी हम क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस का आंसर प्रीलिम्स के सिर्फ और सिर्फ स्किमिंग से हो जाता है आसानी से। मेंस में नहीं होगा, मेंस में रीडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन प्रीलिम्स में स्किमिंग से काम चल जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, एक्सपोसैट जो है नासा से कैसे अलग है? एक्सपोसैट जो है नासा वाले से कैसे अलग है? बता दोगे आंसर? स्किमिंग कर ली थी इस वाले पार्ट की। फर्स्ट था क्या? नहीं, दूसरा था, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड था, ये एक बहुत ही नया पर्सपेक्टिव लेके आ रहा है, चलो सही लग रहा है, टिक लगाया। लोअर एक्सरे एनर्जीज थी, नहीं, हायर एक्सरे एनर्जीज पे काम कर रहा था, तो ये भी गलत हो गया। एक्सक्लूसिव एक्सपेरिमेंट था जो एक्सरेज को ट्रैक कर रहा था 8 to 30 किलो। अब तो जब भी कोई नंबर मिले ना, नंबर को ढूंढना बड़ा आसान होता है। तो पहले देखो, ये 8 to 30 वाली रेंज में काम कर रहा था क्या? 8 to 30 कहीं कीवर्ड मिला था क्या? अगर कहीं 8 to 30 कीवर्ड मिला होगा तो हो सकता है सही हो। इसमें तो 8 to 30 कहीं नहीं लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है कि ये जो है एक्सरेज को ट्रैक करेगा 8 to 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में, और एमिशंस को ऑब्जर्व करेगा 50 सोर्सेज में, 15 नहीं 5 ईयर्स में। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? चलो क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये एकदम एक्सक्लूसिव एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सरेज को ट्रैक करेगा 8 to 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रेंज में। तो नहीं नहीं, नासा का नहीं है, वो अपना ही है। जो बच्चे कह रहे हैं नासा का है, एक बार देख लेते हैं कि वो नासा का है। एक्स हायर एनर्जीज, इट्स पोलिक्स पेलोड, नहीं नहीं, अपना ही है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट का है ना, अपना ही है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुई? दिक्कत इसमें ये हुई, नहीं नहीं एक सेकेंड, नहीं नहीं ये नासा का है, राइट। हाँ हाँ, नहीं नहीं सही बात है, पोलिक्स वाला नासा का है, अपना वाला तो एक्सपेक्ट है। अपना वाला 0.8 से 15 keV की रेंज में पड़ेगा। दिस वन इज फॉर नासा एंड दिस वन इज आर्स, तो ये भी गलत हो गया। वैसे हमें आंसर मिल चुका है, बट मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन लोगों को ने डी या ई आंसर मार्क किया था। ई में क्या लिखा हुआ है कि ये एक्सक्लूसिवली एमिशंस को स्टडी करेगा पल्सर्स से। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ इनसे ही सिर्फ इन्हीं के एमिशंस को स्टडी करेगा, नहीं, ये तो सारे एक्सरेज को स्टडी करेगा उस पूरे के पूरे एरिया फेनोमेनन में। तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर इज व्हाट, बी। चलो अगले पर आते हैं। जो पीएसएलवी है उसकी फोर्थ स्टेज का क्या सिग्निफिकेंस है? तो अभी हमने पढ़ा था पीएसएलवी की फोर्थ स्टेज, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस था, देखते हैं। कहाँ कीवर्ड मिला था हमें फोर्थ स्टेज का? ये रहा, इसको पढ़ लो अच्छे से, इस वाले पार्ट को रीड इट एवरीवन वेरी केयरफुली। जहां कीवर्ड मिला था उस लाइन को अच्छे से पढ़ लो। ये सोलर पैनल्स को अनफोल्ड करेगा, एक बहुत ही बेसिक सैटेलाइट बन जाएगी। चलो अब आंसर देते हैं, बताओ क्या आंसर होगा। ये एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट बन जाएगी। एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या, जैसे रूडिमेंट्री, और एक टेस्ट बेड बन जाएगा बहुत सारे पेलोड्स के लिए। सेम टू सेम लिखा हुआ था। एडवांस तो नहीं बनेगी, एडवांस नहीं, रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही बेसिक, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल। सोलर रेडिएशन का इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। एटमॉस्फेयर कंडीशंस को चेक करेगा, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। प्रोपल्शन यूनिट बनेगी, नहीं। ये क्या बनेगी? एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट बन जाएगी और एक टेस्ट बेड बन जाएगा, राइट। चलो आगे।
साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल मिशंस में इसरो के बैलेंस कैसा है बताओ। पोलिक्स इसरो का, चलो एक बार उस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। पहले मुझे ये बताओ, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल मिशंस में इसरो का बैलेंस कैसा था? ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, कहाँ लिखा हुआ था? साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल में इसरो स्क्यूड है, बायस्ड है लैटर के फेवर में। लैटर का मतलब क्या होता है? दूसरा वाला। टेक्नोलॉजिकल के फेवर में बायस्ड है, मतलब टेक्नोलॉजिकल ज्यादा करता है, साइंटिफिक कम करता है। टेक्नोलॉजिकल ज्यादा करता है, साइंटिफिक कम करता है। चलो आंसर बताओ, आंसर क्या है? टेक्नोलॉजिकल ज्यादा करता है, साइंटिफिक कम करता है। साइंटिफिक को प्रायोरिटी नहीं देता, साइंटिफिक कम करता है। बैलेंस तो है ही नहीं। हाँ, टेक्नोलॉजिकल ज्यादा करता है, साइंटिफिक कम करता है। चलो मैच कर रहा है। इसमें तो टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक की बात ही नहीं हो रही, इसमें भी टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक की बात ही नहीं हो रही। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज सी। कोई परेशानी? चलो आगे। C58 मिशन क्या रिप्रेजेंट करता है? कीवर्ड कहां मिला था C58 मिशन? C58 मिशन क्या रिप्रेजेंट करता है? पढ़ो इस पूरे लाइन को अच्छे से, रीड दिस लाइन वेरी केयरफुली। चलिए, C58 मिशन एक बहुत ही केयरफुली प्लान साइंटिफिक मिशन है। डार्क ब्लैक होल्स की मिस्ट्री, ब्लैक होल्स तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। कोलैबोरेशन हुआ इसरो और नासा का, ऐसा तो कहीं नहीं मेंशन्ड है। प्राइवेट सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है, सबका इंपॉर्टेंस है, सबका कंट्रीब्यूशन है, प्राइवेट का भी है, पब्लिक का भी है, गवर्नमेंट का भी है, सबका भी है। तो ये भी गलत हो गया। एक कंप्लीट फोकस, एक्सक्लूसिव फोकस सैटेलाइट की टेक्नोलॉजीज पे नहीं। C58 मिशन क्या दिखाता है? कि सब लोगों ने मिलजुल के काम किया है। आंसर इज व्हाट? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। मुझे बताओ, क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना आया कल के पेपर में? कैसे करोगे सॉल्व एवरीवन? अब एक बच्चे का डाउट था, वो एक बार देख लेते हैं कि पोलिक्स किसका। एक्चुअली ऑथर ने ना बहुत क्लियरली बताया नहीं है। एक्सपोसैट जो है सेकेंड स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, और वो नासा के पोलैरीमीटर एक्सप्लोरर से ज्यादा करता है। उसका जो पोलिक्स पेलोड है वो इसमें रिंग करेगा। पोलिक्स इसरो का ही है। राइट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपोसैट, अगर हम ग्रामर के हिसाब से चले तो सब्जेक्ट इज व्हाट? एक्सपोसैट। तो ऑथर ने एक्सपोसैट के बारे में बात की है, तो यहाँ पे भी इट्स जो होगा उसका नाउन एक्सपोसैट ही होगा। यहाँ भी इसको तो सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज किया गया था, बट इसका भी हो सकता है। ऑथर ने क्लैरिटी तो दी नहीं, ये भी नाउन है। ये पता सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस ऐसा है, मैंने बोला राम इज बेटर देन श्याम, फुल स्टॉप हिज पेरेंट्स, और फिर आगे लिखा हुआ है। अब ये हिज क्लियर नहीं है कि श्याम के लिए यूज किया गया है या राम के लिए यूज किया गया है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, इसका नाउन कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इसके लिए तो जीके की जरूरत पड़ जाएगी। चलो, कोई दिक्कत किसी को इस पूरे पूरे आरसी में? अब पता है, आज मैं आप लोगों को ये दो आरसीज क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों आरसीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका एसबीआई क्लर्क का पेपर होगा, इसी तरह के आरसीज आएंगे। या तो एक स्पेस से रिलेटेड, इसरो ने चंद्रयान को लैंड करवाया, आदित्य एल1 को करवाया, ये आरसी आएगा, या फिर ये कोई एक फाइनेंशियल बेस्ड आरसी आएगा। इसलिए मैं आपको लास्ट मोमेंट पे ये दोनों आरसीज करवा रही हूँ। चलो, अब दूसरे आरसी पे आते हैं। सेकेंड आरसी हमारा फाइनेंस बेस्ड आरसी है, रेपो रेट के ऊपर आरसी है। तो करें, चलिए।
अब फर्स्ट आरसी हम सबने साथ मिलके किया था, सेकेंड आरसी में पहले मैं आप लोगों को 7 मिनट दूंगी इस पूरे आरसी को सॉल्व करने के लिए, और फिर उसके बाद हम खुद से करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। चलो, लॉन्ग आरसी है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, आंसर बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का। बहुत इजी है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन है कि वो इंटरेस्ट रेट्स को होल्ड करेगी, बढ़ाएगी नहीं, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ा दिया है और बोला है कि महंगाई होगी, ये जो है भरा पड़ा है। इस सरमाइज, सरमाइज का मीनिंग तो गैस करना होता है, ये वर्ब होती है, यहाँ पे तो एडजेक्टिव आएगा। रिप्लीट का मीनिंग होता है फुल है, एडजेक्टिव है, भरा पड़ा है रिस्क से। बेनिवॉलेंट एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसका मीनिंग होता है कोई इंसान जो बहुत काइंड होता है। इसमें रूट वर्ड क्या है, बेनी। बेनी रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, गुड। अच्छा, तो आंसर इज ओनली। मुझे अपने स्कोर्स भी बताते हुए चलना। अगला क्वेश्चन, कीवर्ड मार्क कर लो, मार्क द कीवर्ड एवरीवन, या राइट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लो क्वेश्चन को अच्छे से, कीवर्ड लिख लो। अगला, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर यहीं के यहीं दे दो। आंसर दिस क्वेश्चन हियर इटसेल्फ। चलिए, आ जाते हैं अब हम स्किमिंग पे। मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी, अभी आपको पूरा खुद से करना है। 30 सेकेंड फॉर स्किमिंग दिस पैराग्राफ। सभी के पास 30 सेकेंड है इस पैराग्राफ को स्किम करने के लिए।
चलिए डिस्कस करते हैं, लेट्स सी क्या क्या स्कोर्स रहे। इस पैसेज को प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा ना फिनेंस बेस्ड पैसेज है तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए बहुत फोकस के साथ समझिएगा। चलो देखते हैं। जिन लोगों को स्किमिंग करनी नहीं आती ध्यान से देखना स्किमिंग हम कैसे करते हैं। स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना, जो जो वर्ड पे नजर जा रही है उस वर्ड को पढ़ के मीनिंग को समझने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं स्किमिंग। कहीं कोई डेटा दिया होता है, कहीं कोई बहुत सारे लोगों के एक साथ नाम दिए होते हैं, किसी कमेटी का नाम दिया होता है, उस सबको स्किप करते जाते हैं, उस सबको नहीं पढ़ते। देखो कैसे करते हैं स्किमिंग, ध्यान से देखना। मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन था कि वो रेपो रेट को कांस्टेंट रखेगी, जीडीपी उसने बढ़ा दिया है और बताया है कि भाई महंगाई में वॉलेटिलिटी, महंगाई चेंज होती रहेगी। ये भरा हुआ है रिस्क के साथ। जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो एक्सपेक्टेशन इन महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बहुत सारी फूड प्राइसेस में अनसर्टेनिटी है, इससे क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ गई है और बार बार ये जो महंगाई बढ़ रही है ये डिसइन्फ्लेशन को रोक रही है। एमपीसी ने क्या किया है, रेपो रेट को भी चेंज नहीं किया 5वें महीने। इन्फ्लेशन जो है कम हुआ था जब से एमपीसी जो है पिछले अक्टूबर में मिली थी, हेडलाइन रीडिंग कम हो गई थी 2%, मतलब डेटा दिया हुआ है। इस पूरे पैराग्राफ को स्किम करने के बाद सिर्फ एक मेन आइडिया समझना था, और मेन आइडिया क्या था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को चेंज नहीं किया। सिर्फ एक मेन आइडिया ये समझना था कि इन्होंने इसको होल्ड किया। होल्ड का मतलब क्या होता है, होल्ड का मतलब होता है चेंज नहीं करना। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए रेपो रेट का मीनिंग क्या होता है बेटा, रेपो रेट का मतलब होता है वो रेट जिस रेट पर आरबीआई बाकी बैंक्स को लोन देता है। तो आरबीआई जिस रेट पे बाकी बैंक्स को पैसा दे रहा है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट बोलते हैं। अब रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होता है, अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है, आरबीआई ने अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया तो क्या हुआ, बैंक्स को पैसा महंगा मिला। बैंक्स को पैसा महंगा मिला तो आगे पब्लिक को भी पैसा महंगा मिलेगा। अब पब्लिक को अगर पैसा महंगा मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, पब्लिक के पास पैसे की कमी हो गई। पब्लिक के पास अगर पैसे की कमी हो गई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी कम हो गया। इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी कम हो गया तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है चीजों को खरीदने का तो लोग खरीदेंगे ही नहीं, खरीदेंगे ही नहीं तो सामान सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम होगी, तो उससे क्या होगा, महंगाई भी कम हो जाएगी। तो महंगाई को कम करने का एक तरीका क्या होता है, महंगाई को कम करने का एक तरीका होता है रेपो रेट को बढ़ा दो। कोई परेशानी किसी को? चलो अब दूसरा चीज देखो, मानो कोविड के टाइम पे क्या किया था, कोविड के टाइम में रेपो रेट को कम कर दिया गया था, 4% तक ले आए थे। तो रेपो रेट को कम करने से क्या हुआ, बैंक्स को पैसा सस्ता मिला, लोन का इंटरेस्ट कम है तो बैंक्स को पैसा सस्ता मिल रहा है। बैंक्स को पैसा सस्ता मिल रहा है तो पब्लिक को भी पैसा सस्ता मिल रहा है। पब्लिक को पैसा सस्ता मिल रहा है तो क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ मनी बढ़ गया इकोनॉमी में। पैसा ही पैसा है इकोनॉमी में, पैसा ही पैसा है इकोनॉमी में, तो लोग खूब खर्चा करेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में लोग खूब सामान खरीदेंगे, खूब खर्चा करेंगे, तो इकोनॉमी की ग्रोथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट क्या होता है, जब पैसा खूब होता है इसका साइड इफेक्ट होता है कि महंगाई भी बढ़ जाती है। ये दोनों चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो अगर रेपो रेट बढ़ता है तो महंगाई कम होती है, अगर रेपो रेट कम होता है तो महंगाई बढ़ती है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, रेपो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेपो रेट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, महंगाई के। ये बात सभी को क्लियर है, एवरीवन? तो इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या किया कि हम रेपो रेट को नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने क्या बोला कि हम होल्ड करेंगे। पिछली 5 मीटिंग से वो होल्ड ही कर रहे हैं, वो रोकने की चेंज ही नहीं कर रहे रेपो रेट को। 6.5% पे ही रुका हुआ है रेपो रेट पिछली 5 मीटिंग से। तो इस पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया ये था। चलो अगला पैराग्राफ स्किम करते हैं। डेटा दिया हुआ है, डेटा को हम स्किम नहीं करते। तो एमपीसी के खुद की इवैल्यूएशन से ये जो मॉडरेशन है, जो महंगाई थोड़ी सी कम हुई है, सिर्फ थोड़े ही क्षण भर की है। महंगाई फिर से बढ़ जाएगी नवंबर और दिसंबर में,
ऑयल प्राइसेस भी जो है चेंज हो रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट भी चेंज हो रहा है, फिर दुनिया भर में भी अनसर्टेनिटी फैली हुई है, तो ऐसा लग रहा है रिस्क है महंगाई को लेके। इनका सर्वे जो नवंबर में किया गया ये बताता है कि ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि महंगाई बढ़ जाएगी आगे 3 महीनों में और 1 साल में, और इस लेवल पे पहुंच जाएगी। और वो इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि महंगाई जो है अभी कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो ये जो मैसेज मैच नहीं किया, ये एमपीसी के डिसीजन से भी क्लियर हो गया। एमपीसी ने डिसीजन लिया कि वो जीडीपी ग्रोथ को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। पहले उसने 6.5% की बोली थी, अब उसने क्या बोला, 7% की हो जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्यों कह रही है कि जीडीपी हमारा अच्छा ग्रो करेगा? वो कह रही है क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट बहुत कर रहे हैं, साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन अच्छा हो रहा है, गाँव में रिकवरी हो रही है। तो इस सब से क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा। तो दूसरा मेन आइडिया क्या हुआ? दूसरा मेन आइडिया हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या बोला कि जीडीपी क्या हो जाएगा, जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बट साथ ही साथ जीडीपी भी बढ़ जाएगा। अब आरबीआई ने टोटल कितना कर दिया, 2.5% इंक्रीज कर दिया है। मई 2022 में 4% का रेपो रेट था, अब कितना हो गया, 6.5% हो गया है। तो ये जो 2.5% का इंक्रीज हुआ है और इतने टाइम से 6.5% मेंटेन है, 5 मीटिंग्स हो गई, 6.5% से बढ़ा नहीं, इससे ग्रोथ कम नहीं हुई है। कंजम्पशन को अगर छोड़ दो तो, और ये दिखाता है कि कंजम्पशन अभी भी जो है स्ट्रगल कर रहा है, मतलब डिमांड अभी उतनी नहीं है। क्यों? जैसा कि डिप्यूटी माइकल डी गवर्नर ने भी बोला कि लोग जो है खर्चा नहीं कर रहे। डिस्क्रिशनरी मीन्स जो आपको जरूरत नहीं है, उस तरह की स्पेंडिंग को बोलते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। लोग खर्चा ही नहीं कर रहे, लोग कोई फ्रिज ही नहीं खरीद रहा, कोई सोफा ही नहीं खरीद रहा। सोफा खरीदना, फ्रिज खरीदना, ऐसी चीजें जो बेसिक नेसेसिटीज नहीं है उनको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। तो लोग खर्चा खरीद नहीं रहे, इसकी वजह से डिमांड ही नहीं बढ़ रही इकोनॉमी में। क्यों नहीं कर रहे लोग खर्चे? क्योंकि उनको लग रहा है महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये बात आरबीआई के नवंबर राउंड में भी आई, जिसमें दिखाया कि कंज्यूमर बहुत नेगेटिव हो रखे हैं अभी की और फ्यूचर प्राइस कंडीशंस को लेके। पॉलिसी मेकर्स को ये बात पता है कि जब तक प्राइस स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक जीडीपी जो बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट जो अच्छा होगा, इसका भी फायदा हम नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि लोग चीजों को खरीद ही नहीं पाएंगे, परचेजिंग पावर ही नहीं होगी लोगों की। तो एमपीसी का काम एकदम अब क्लियर हो चुका है कि उसको महंगाई को कंट्रोल करना है। समझ आया? अब क्वेश्चंस पे आते हैं, चलो एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या डिसीजन है कि हम इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं करेंगे। अब ये जो डिसीजन है कि हम इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं करेंगे, तो अब इससे क्या होगा बताओ? एमपीसी ने तो बोल दिया कि हम इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा? रिस्क कम हो रहा है क्या? पहले तो मुझे एक बात बताओ, ए आंसर होगा। मिटिगेट का मीनिंग होता है रिड्यूस। तो जिन लोगों ने ए आंसर मार्क किया, क्या रिस्क कम हो रहा है? रिस्क कम नहीं हो रहा, तो ए तो नहीं हो सकता। पहले मुझे बताओ ऑथर ने, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे 1 मिनट दो। अच्छा, आरसी के क्वेश्चंस को करने में ना टोन बहुत हेल्प करती है। हाँ, तो पहले मुझे बताओ ऑथर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजन को लेकर खुश है या ना खुश है? एमपीसी ने जो रेपो रेट को चेंज नहीं किया, ऑथर ने टोन पॉजिटिव रखी है नेगेटिव रखी है? मुझे टोन बताओ। देखो टोन, टोन कैसी थी? ऑथर खुश था या ना खुश थे? रिस्क जो है कि ये लोग पीछे रह जाएंगे, ये भरा पड़ा है रिस्क, यहाँ पे फुल वर्ड लिखा था, भरा पड़ा है रिस्क, बड़ा भरा हुआ है। तो ऑथर हैप्पी तो नहीं है, ऑथर इज नॉट हैप्पी। तो टोन कैसी होगी? क्या सभी को क्लियर है? टोन नेगेटिव होगी। चलो, रिस्क कम कर दिया, टोन पॉजिटिव है। कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच है, कंप्लीट अप्रोच है, बढ़िया अप्रोच निकाली है इन्फ्लेशन को मैनेज करने की, फिर से पॉजिटिव टोन है। बहुत ही नापा तोला रिस्पॉन्स है, बहुत ही ये लोग एकदम तैयार है, बहुत ही नापा तोला रिस्पॉन्स है, एकदम तैयार है, फिर से पॉजिटिव टोन है। कोई भी नहीं बता रहा, न्यूट्रल टोन है। इस क्वेश्चन को सिर्फ टोन से कर सकते थे आप, इसकी वजह से महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये दिखा रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिस्क को एड्रेस करने में पोटेंशियल ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए था इन लोगों को, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं रख रहे। इसकी वजह से क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। मतलब इन्होंने क्या किया, एक तरह से ओवरसाइट। ओवरसाइट मीन्स नजर रखनी चाहिए थी, नजर रखी नहीं।
मीन्स ओवरसाइट कर दिया, मतलब एक तरीके से गलती कर दी, मिस्टेक कर दी, सिर्फ इसी की टोन नेगेटिव थी। तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ टोन की हेल्प से हो सकता था। कोई परेशानी किसी को भी? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस चीज की वजह से एमपीसी ने रेपो रेट चेंज नहीं किया? चलो बताओ, ऐसा कौन सा कारण हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई और इन लोगों ने रेपो रेट चेंज नहीं किया? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या कह रही है, हम क्यों चेंज करें रेपो रेट, सब कुछ तो बढ़िया हो रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या कह रही है, हम क्यों चेंज करें रेपो रेट, सब कुछ तो बढ़िया हो रहा है, खूब इन्वेस्टमेंट आ रहा है, गांव में भी रिकवरी हो रही है, कंस्ट्रक्शन भी अच्छा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ हो रही है तो रेपो रेट चेंज नहीं करेंगे, रेपो रेट चेंज कर दिया ग्रोथ रुक जाएगी। यही तो बोला था उन्होंने, बताओ क्या आंसर होगा? इसको टोन से कर सकते थे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अच्छा सोचा होगा कि जो कदम मैं उठा रही हूँ मैं अच्छा है, तभी उस कदम को उठाएंगे, तो टोन कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अनफेवरेबल बेस इफेक्ट्स, नेगेटिव टोन हो गई। अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, गांव रिकवर कर रहे हैं, सब कुछ पॉजिटिव टोन है। अनसर्टेनिटी है, नेगेटिव टोन हो गई। कंस्ट्रक्शन में बढ़ाव, बीएनसी मीन ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो रहा है, टोन पॉजिटिव हो गई। दोनों हो सकते हैं, बी और डी। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ई। एक सेकंड, हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? कुछ तो गड़बड़ करी है, क्या गड़बड़ करी है? कौन कौन से फैक्टर्स हैं एमपीसी ने जिसकी वजह से बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को मेंटेन किया, हालांकि महंगाई में मॉडरेशन आ गया था, महंगाई कम हो गई थी अगस्त से लेकर अक्टूबर में, फिर भी एमपीसी ने बेंचमार्क मतलब इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं किया? कौन कौन से फैक्टर्स थे कि जिसकी वजह से उन्होंने मेंटेन किया? पढ़ लेते हैं एक बार ना, हाँ, क्योंकि हमने कुछ तो गड़बड़ करी है। उस वाले पैराग्राफ को रीड करते हैं, क्योंकि स्किमिंग से तो काम नहीं चला उस वाले पैराग्राफ में। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी ने रेपो रेट को चेंज नहीं किया, ये भरा पड़ा है रिस्क से। नोटेबली आफ्टर ऑब्जर्विंग, अच्छा क्लियरली दे रखा है, क्लियरली दे रखा है ये वाली लाइन, इस लाइन को रीड करना पड़ेगा कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अनफेवरेबल बेस इफेक्ट्स की वजह से महंगाई जो है बढ़ रही है, और बार बार महंगाई बढ़ रही है, इसकी वजह से डिसइंफ्लेशन भी नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से इन्होंने रेपो रेट को चेंज नहीं किया। तो इस वजह से नोटेबली इस सब चीज को ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने ऑप्ट किया कि हम रेपो रेट को चेंज नहीं करेंगे, क्लियरली मेंशन था। ओके, तो आंसर क्या हो गया? अनफेवरेबल बेस इफेक्ट्स जिसकी वजह से एक्यूरेसी इंपैक्ट हो सकती है, ये तो नहीं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी, दुनिया भर में अनसर्टेनिटी, ऑयल प्राइस बार बार चेंज हो रहा है, ये भी मेंशन था ना, दोनों चीजें मेंशन थी। अनसर्टेनिटी है फूड प्राइसेस में, अनफेवरेबल बेस इफेक्ट है, बार बार फूड प्राइस के शॉक्स आ रहे हैं, और इस सब की वजह से उन्होंने चेंज नहीं किया। नहीं, ऑयल के बारे में तो दे ही नहीं रखा ना, नहीं आगे दे रखा है, लेकिन उन्होंने खुद जब कैलकुलेट किया ये मॉडरेशन थोड़े ही टाइम का, प्राइस गेन्स जो है फिर से बढ़ जाएंगे, मतलब महंगाई फिर से बढ़ जाएगी, और वोलेटिलिटी भी है ऑयल मार्केट्स में, फाइनेंशियल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी भी है, तो और भी ज्यादा रिस्क है, इसलिए इन्होंने चेंज नहीं किया। दे आर एडेड रिस्क टू द आउटलुक ऑन प्राइसेस। तो रिस्क है। आरबीआई का तो सर्वे वो कहता है कि लोग महंगाई कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये आंसर नहीं होगा फिर। नहीं नहीं, दिस विल नॉट बी द आंसर। ये तो दिखा रहा है ये वाला पार्ट तो कि महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसलिए तो रेपो रेट चेंज करना चाहिए था, तो दिस इज नॉट द आंसर। आंसर सिर्फ कौन सा है, ये नहीं है, ये तो पॉजिटिव बायंसी इन कंस्ट्रक्शन, ये तो मैच ही नहीं कर रहा। आंसर वॉज सिर्फ ओनली ए। तो एमपीसी ने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट क्यों मेंटेन किया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए मेंटेन किया क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो महंगाई के जो फोरकास्ट है
ये अनफेवरेबल बेस इफेक्ट्स की वजह से। अच्छा पहले मुझे बताओ अनफेवरेबल बेस इफेक्ट का मतलब समझ में आता है सभी को? अनफेवरेबल बेस इफेक्ट का मतलब होता है, इसको ऐसे समझो, किसी के 10 नंबर आए थे मॉक टेस्ट 1 में, उसके 10 से 20 नंबर हो गए मॉक टेस्ट 2 में, तो कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ? 100% का इंक्रीज हो गया। किसी के 20 नंबर आए थे मॉक टेस्ट में और 20 से 30 हो गए, तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ? 50% का इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे दोनों में ही, इसमें भी +10 हुआ था, इसमें भी +10 हुआ था, लेकिन इसमें 100% का इंक्रीज दिख रहा था, इसमें 50% का इंक्रीज दिख रहा था, जबकि दोनों में नंबर्स तो सेम ही ऐड हुए थे, इसमें भी 10 नंबर ज्यादा आए थे, इसमें भी 10 नंबर ज्यादा आए थे। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ बेस इफेक्ट की वजह से, कि इसमें बेस कम था, इसमें बेस ज्यादा था। तो बेस डिसाइड करता है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। तो बेस की वजह से परसेंटेज इंक्रीज कभी ज्यादा लगता है, कभी कम लगता है, और इसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। क्या ये बात समझ में आई सभी को? सो दिस इज कॉल्ड एज बेस इफेक्ट। तो आरबीआई ने इस बार अपना इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं चेंज किया? थोड़ी सी जीए पे जाते हैं। मान लो अक्टूबर में महंगाई बहुत कम हो गई, अक्टूबर में महंगाई फॉर एग्जाम्पल 4% रह गई, तो नवंबर में अगर महंगाई बढ़ेगी, अगर अक्टूबर में बहुत कम थी, बेस कम था, तो परसेंटेज ज्यादा लगेगा। बेस अगर कम था तो जो इंक्रीज होगा वो परसेंटेज का ज्यादा लगेगा। हालांकि अगर उतना ही नंबर, उतना ही इंक्रीज होगा, लेकिन अगर बेस कम है तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ज्यादा लगेगा। तो ये अनफेवरेबल बेस इफेक्ट है। तो आरबीआई को क्या लगा? आरबीआई को लगा कि अभी ना एक्यूरेसी नहीं है, बेस इफेक्ट की वजह से कुछ डेटा जो है गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने बोला कि हम इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं करेंगे। तो दिस वॉज द आंसर। समझ आया? थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये पैसेज, क्योंकि फाइनेंशियल बेस्ड आरसी है। सी नहीं हो सकता। ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी है, तो इसकी वजह से तो उन लोगों को इंटरेस्ट रेट चेंज करना चाहिए था, या कुछ चेंजेस करने चाहिए थे। अनसर्टेनिटी है, वोलेटिलिटी, ऑयल प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, तो उन्होंने चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको लग रहा था कि बेस इफेक्ट की वजह से डेटा ऐसा लग रहा है, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हम इंटरेस्ट रेट को सेम भी रख सकते हैं। कोई परेशानी किसी को भी? अच्छा, अब बी और डी क्यों नहीं हुआ? बी और डी इसलिए नहीं हुआ कि अगर इन्वेस्टमेंट अच्छा हो रहा है, रिकवरी हो रही है, कंस्ट्रक्शन अच्छा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा हो रहा है, तो ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब दिखा रहा है कि ग्रोथ हो रही है, चीजें बढ़िया हो रही है। तो ये कोई रीजन नहीं है इंटरेस्ट रेट को सेम रखने का। इंटरेस्ट रेट को सेम रखने का सिर्फ एक रीजन होता है कि आपको लग रहा है कि महंगाई कंट्रोल में आ गई है। महंगाई कंट्रोल में आ गई है ऐसा फील हो, तभी गवर्नमेंट जो है रेपो रेट को चेंज नहीं करती। तो थोड़ी सी और एक बार चले जाते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस में। सरकार के पास ना 3 तरीके होते हैं, इसको समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। पहला होता है कि अगर सरकार को लग रहा हो महंगाई बढ़ रही है, अगर सरकार को लग रहा हो महंगाई बढ़ रही है, तो सरकार क्या करता है? जब भी लगे महंगाई बढ़ रही है, सरकार क्या करता है? रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे कि महंगाई को कम कर सके। जब भी सरकार को लग रहा हो ग्रोथ कम हो रही है, जब भी सरकार को लग रहा हो ग्रोथ कम हो रही है, तो सरकार क्या करती है? रेपो रेट को कम कर देती है, जिससे कि ग्रोथ बढ़ सके। जब सरकार को लग रहा हो कि इन्फ्लेशन ठीक ठाक है, ग्रोथ भी ठीक ठाक है, जब सरकार को लग रहा हो इन्फ्लेशन भी नॉर्मल है, ग्रोथ भी नॉर्मल है, दोनों चीजें मेंटेन्ड है, किसी पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो सरकार क्या करती है? आरबीआई क्या करती है? रेपो रेट को कांस्टेंट बना देती है। तो ये 3 तरीके से आरबीआई जो है काम करता है। चल आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। इस सर्वे ने क्या बताया? पहले बताओ, इस सर्वे हुआ, इसने क्या बताया? घरों में क्या लग रहा था? कि महंगाई बढ़ने वाली है, लोगों को लग रहा था कि महंगाई बढ़ने वाली है। तो सर्वे हुआ, सर्वे में ये पता चला कि सब लोग को ये लग रहा है कि आगे महंगाई और बढ़ेगी। आंसर बताओ क्या होगा? महंगाई डिक्लाइन करेगी? नहीं,
क्या महंगाई कंट्रोल्ड है? एंकर्ड का मीनिंग होता है कंट्रोल्ड। क्या महंगाई कंट्रोल्ड है? नहीं। क्या लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है? लोगों को अच्छा लग रहा है? नहीं, नेगेटिव है लोग। लोग तो कह रहे हैं महंगाई और बढ़ेगी। इस क्वेश्चन को भी टोन से कर सकते थे। ये भी पॉजिटिव टोन थी, ये भी पॉजिटिव टोन थी, ये भी पॉजिटिव टोन थी। हाँ, लोगों को लग रहा है कि महंगाई और बढ़ेगी, लोग चिंतित हो रहे हैं, नेगेटिव टोन थी। इसमें तो न्यूट्रल टोन थी कि कोई रिलेशन ही नहीं है। तो आंसर वॉज ऑप्शन नंबर डी। कोई परेशानी किसी को? थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा ये, क्योंकि इस तरह के पैसेज डिफिकल्ट लगते हैं, बट एक बार हैबिट हो जाए इस तरह के पैसेज को पढ़ने की, करने की, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, रेपो रेट का, इन्फ्लेशन का, महंगाई का, तो ये क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। चलो अगला, कौन सी बात है जो सेंट्रल बैंक मैसेज दे रहा है उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है? तो ऐसी कौन सी चीज है जो सेंट्रल बैंक के मैसेज से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है? चलो पहले मुझे बताओ, सेंट्रल बैंक क्या मैसेज दे रहा है? सेंट्रल बैंक ने क्या मैसेज दिया? सेंट्रल बैंक ने मैसेज दिया, देख लेते हैं अभी सेंट्रल बैंक ने क्या मैसेज दिया, फिर उस हिसाब से आंसर देंगे। सेंट्रल बैंक तो ये कह रहा था कि जीडीपी इंक्रीज होगा। जब हमने इस पैसेज को पढ़ा था तो सेंट्रल बैंक ने क्या बोला था, देखते हैं चलो। यहां तो महंगाई का था। हाँ, सेंट्रल बैंक ने मैसेज दिया था कि जीडीपी जो है इंक्रीज हो जाएगा, 6.5 से 7% हो जाएगा जीडीपी। ये सब चीजें हो रही हैं तो जीडीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेंट्रल बैंक ने ऐसा मैसेज दिया था। तो ये बात जो है मैच नहीं कर रही थी। लोगों को तो लग रहा था महंगाई और बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स और होंगी, कोई फायदा नहीं होगा। चलो देखते हैं आंसर। हाँ, जीडीपी को देख के जो प्रोजेक्शन था, सेंट्रल बैंक कह रहा था कि ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, ये बात मिसमैच हो रही थी। महंगाई को लेके डेमोन्स्ट्रेटिंग अ पॉजिटिव ट्रेंड इन मॉडरेटिंग, महंगाई कम हो जाएगी। सेंट्रल बैंक ने ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला था। जो इम्पैक्ट होगा रेपो रेट का वो बढ़ जाएगा, इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, ऐसा भी कहीं नहीं बोला गया था। जो सेंटिमेंट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, नहीं पॉजिटिव तो थे ही नहीं, नेगेटिव थे। डेप्यूटी गवर्नर ने कंसर्न्स दिखाए, उन्होंने बताया कि हम कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे, चैलेंजेस आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन करने में। डेप्यूटी गवर्नर ने कंसर्न्स दिखाए थे क्या, या क्या दिखाया था? डेप्यूटी गवर्नर ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि लोग जो है खर्चा ज्यादा नहीं कर रहे क्योंकि उनको लग रहा है महंगाई ज्यादा हो रही है। ये बोला था डिप्यूटी गवर्नर। कोऑर्डिनेशन की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, कोऑर्डिनेशन को लेकर तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था कि इकोनॉमिक पॉलिसी का कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर इज व्हाट? आंसर इज, समझ आ रहा है सभी को? अगला, डेप्यूटी गवर्नर ने क्या बोला कि स्ट्रगल क्यों आ रहा है, लोग खर्चा क्यों नहीं कर रहे? जो तो अभी अभी पढ़ा, जस्ट बता दो। लोग खर्चा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि महंगाई बढ़ जाएगी, इसलिए लोग खर्चा नहीं कर रहे। गवर्नमेंट का मोटिवेशन नहीं है, गवर्नमेंट का स्टिमुलस नहीं है, दुनिया भर की कंडीशंस की वजह से, एक्सेसिव रेट हाइक्स की वजह से पॉजिटिव हो रहे हैं इसलिए खर्चा नहीं कर रहे। नहीं, महंगाई ज्यादा बढ़ जाएगी इसलिए वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं कर रहे, इसलिए बहुत केयरफुल होकर खर्चा कर रहे हैं। राइट, आंसर इज सी। अगला, फ्रिटर्ड अवे, इसके सिनोनिम्स क्या होगा? इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, इसको ना स्क्वैंडर्ड और डिसिपेटेड कर देना, क्योंकि जब भी अगर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो इसके सिनोनिम्स भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में ही होंगे। हमेशा याद रखना, जब भी कोई सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन आए, पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा सेम रहता है। तो आंसर क्या होगा? फ्रिटर्ड अवे का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को वेस्ट कर देना, किसी चीज को बर्बाद कर देना, उसको क्या बोलते हैं? फ्रिटर अवे कर देना। तो स्क्वैंडर्ड कर दिया, डिसिपेटेड कर दिया, मतलब वेस्ट कर दिया। पैरल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? खतरा। कोई चीज पैरल में है, इसका मतलब वो किस चीज में है? खतरे में है, डेंजर में है। तो ये तो नहीं हो सकता।
तो आंसर इज व्हाट? बोथ ए एंड बी। समझ आया सभी को? एवरीवन? यस। चल, तो अब हम आज कोशिश करेंगे कि SBI क्लर्क का मेमोरी बेस्ड पेपर कर लें। तो मैंने टीम को बोला हुआ है कि जैसे ही बच्चों का पेपर हो जाता है एक बार बातचीत करेंगे हम बच्चों से, और SBI क्लर्क का हम आज कोशिश करेंगे, अगर आज नहीं बन पाया तो कल करेंगे, बट SBI क्लर्क का अब हम मेमोरी बेस्ड पेपर करेंगे। यस, अभी हम मिलेंगे 11 बजे एडिटोरियल के सेशन के लिए। एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट जिन भी बच्चों का एग्जाम है, सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। एंड ब्रेक अ लेग एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। हाँ, बिल्कुल जीरो लेवल से परफेक्शन हम स्टार्ट करेंगे मंडे से। तो नया पार्ट हम परफेक्शन का मंडे से स्टार्ट करेंगे, तो वील स्टार्ट फ्रॉम मंडे। हर टॉपिक को एकदम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। सो डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, एडिटोरियल के लिए मिलते हैं 11 बजे। थैंक यू एवरीवन।